बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एक ऐसा मंजरनामा पेश कर रहा है जहां मुल्क की सियासत, सरहदी कशीदगी और आलमी हालात एक साथ अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। इस्लामाबाद से अडियाला तक सियासी माहौल गर्म है और काबुल से वाशिंगटन तक आलमी मंजरनामा गैर यकीनी और बेचैन है। इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह वाज़े अंदाज में कह रहे हैं कि कौम पर मुसल्लत 2018 से होने वाले जो PTI के बानी तबाही के असल जिम्मेदार हैं। उनके मुताबिक 4 साल का सियासी और इक़्तिसादी मलबा अभी तक साफ नहीं हुआ और ये किरदार अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। इस दौरान जनरल फैज़ के किरदार और इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक़ सवालात भी उठाए जा रहे हैं। हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह हैं, मईशत, इस्तेहकाम और अवामी मसाइल। अडियाला जेल की सूरत हाल भी पेचीदा है। हुकूमत कहती है कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा VIP कैदी 6 बैरक्स, अपना बावर्ची, मशीनें और सहूलतें हासिल कर रहा है और इतनी फरहमी के बावजूद एतराज़ात गैर मंतकी हैं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उनके मुताबिक मुलाकात क्यों रोकी जा रही है और सेहत की असल सूरत हाल आवाम से क्यों छिपाई जा रही है। वो कहते हैं कि अगर मुनासिब रास्ता ना मिला तो आखिरी ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जाएगा। सरहद पार से भी इतलात हैं कि जो बेचैनी है वो काफ़ी इतलात जो मौसूल हो रही है, बेचैन कौन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तालिबान पर एतमाद ख़तरनाक है और अगर कार्रवाई होती तो ये खुली और वाज़ेह होगी और आलमी सतह पर सामने आएगी। शहरियों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। तालिबान मफाद परस्त हैं और शरीयत के नाम पर खूनरेज़ी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की सूरत हाल भी नाजुक है और UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 23 लाख शहरी वापस आए। गुर्बत बढ़ रही है, इंतज़ामी कला बरकरार है और ख़वातीन पर पाबंदियाँ बरकरार हैं। तालिबान हुकूमत अंदर से कमज़ोर और टूटती हुई नजर आ रही है। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के बाद अमरीकी हुकूमत ने तमाम अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें मुंजमद कर दी हैं। सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि साबिक़ा हुकूमत के दौर में अमरीका आने वाले अफगान शहरियों का दोबारा एहतसाब होगा। इस मामले में रहमानुल्लाह लाकनवाल साला, जो कभी 29 साल और अमरीका का इत्तेहादी था और अब अमरीकी इदारों से बराह रास्त जुड़ा हुआ है और ये उनकी जो कनेक्शन है वो भी सामने आई है। CIA के मिशंस और स्पेशल फोर्सेस के साथ उसका 10 साल का ताल्लुक़ रहा है। नतीजा ये है कि मुल्क की सियासत में तनाव, सरहद पर कशीदगी, अफगानिस्तान अंदर से लरसता हुआ और अमरीका तालिबान ताल्लुकात में नए झटके महसूस किए जा रहे हैं। सब एक साथ मौजूद हैं और सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान इस बदलती हुई तब्दीली को दाखिली और आलमी सूरत हाल में कहाँ खड़ा है और इसके लिए किस हिकमत अमली की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी वाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से सीनियर रहनुमा है राजा अंसारी सर। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम कहेंगे आपको शो में। और उनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है PTI के सेनेटर हैं हुमायूं मेहमन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। राजा अंसारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह का जो कल बयान आया है, उन्होंने कहा कि 4 साल का जो मलबा है वो बानी PTI के दौर में हुआ। सर, आपके नज़दीक इस सियासी बुरहान की असल जो जिम्मेदार है वो कौन है और कौम को जवाबदेही कब मिलेगी? जरूरी है कि लोग इस बात समझें कि बानी PTI का जो दौर हुकूमत था उससे पहले पाकिस्तान के क्या हालात थे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग इस बात को ना सिर्फ खुद रिसर्च करें। आजकल तो डिजिटल दौर है, गूगल कर सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जो है वो नाअहल किया जा रहा था, उस वक्त पाकिस्तान का GDP क्या था, हम IMF के चुंगल से निकल चुके थे, पाकिस्तान में महंगाई की क्या शरह थी, चीजों की कीमतें क्या थी और तमाम जो तरक्की के इंडिकेटर और मुआशी इंडिकेटर वो कहां पर थे, कितनी बुलंदियों पर थे, वो आप देख लें। और उसके बाद तबाही का जिम्मेदार कैसे ना ठहराएं PTI दौर को कि वो लोग जो कहते थे कि अगर हम IMF के पास गए उससे बेहतर है हम खुदकुशी कर देंगे। लेकिन सिर्फ तारीख ने देखा, देखती जागती आंखों ने देखा कि ना सिर्फ वो IMF के पास गए बल्कि तारीख की बदतरीन और सख्त तरीन जो शराइत थी उस पर गए, जिसके चुंगल से आज तक हम नहीं निकल पा रहे। हालत यह है कि PTI के दौर में IMF से किए गए मुआहदों की नतीजे में आज IMF पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत कर रहा है।
तो ये वो सब चीजें हैं जिसके लिए शेख रशीद साहब टेलीविजन पे बैठ के बरमला और बड़े फख्र वाले अंदाज में, फातिहाना अंदाज में कहते थे कि हम तब चले जाएंगे तो हमने ऐसी बारूदी आने वाली हुकूमत की राह में बिछा दी हैं कि अब इनको लग पता जाएगा। और फिर हमने देखा कि वो बारूदी सुरंगें, हमें क्या पता लगता, पाकिस्तान के अवाम की चीखें उन बारूदी सुरंगों ने निकाल दी और आज तक हम उससे संभल नहीं पा रहे। इसीलिए आज हम ये रोना रो रहे हैं कि भाई ये तमाम चीजें जो थी, जो आज पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, या आज हम जो है वो मुआशी तौर पर बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस बदतरीन 4 साला दौर में है जिसमें तरक्की की एक ईंट ना लगी, एक मोटरवे नहीं लगा, एक बिजली घर नहीं लगा, एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा। लगे तो क्या लगे, लंगर खाने बने तो क्या बने, वॉशरूम बताया गया तो क्या बताया गया, अंडे, कट्टे, मुर्गी, बच्चे, ये वो तरक्की थी, ये वो तब्दीली थी जिसकी पाकिस्तान के लोग ख्वाहिश रखते थे। मैं समझता हूं एक तरफ कौम से धोखा हुआ, दूसरी तरफ ये 4 बदतरीन सालों में जो पॉलिसीज बनाई गई उससे आज भी मुल्क नहीं संभल रहा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार वो 4 साल पीटीआई का दौर है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर्स किए, सियासी इंतकाम लेते रहे और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया सिवाय अपने मुखालिफिन को दाढ़ियां दिखाना और कहना कि मैं जाऊंगा अमेरिका जैसे मुल्क में जा बैठ के कहना कि मैं जाके एसी निकालूंगा, मैं जाके टीवी निकालूंगा। ये मैं समझता हूं कि तारीख का बदतरीन दौर था। बिल्कुल। अच्छा हुमायूं साहब, आपने गुफ्तगू सुनी राजा नासिर अंसारी की। सर, आप लोगों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि आपके दौर में मुल्क तबाह हुआ और ये जो भी अभी चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं, तो हुमायूं साहब सवाल ये है कि 4 साल के दौरान मईशत और इदारों की जो कारकर्दगी है उसमें जो नुकसान हुआ उसको इजाला कैसे करेंगे? देखिए, इस तरह है कि मैं कह सकता हूँ कि आप तो बहुत बुरे इंसान हो, आप बड़ा ये फलाना हो, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है अपनी बात को बैक करने के लिए। तो इसका मतलब है या मैं झूठ बोल रहा हूँ और अवाम के सामने मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, और या फिर मैं अल्लाह से नहीं डरता, मैं अपने आकाओं से डरता हूँ। अब मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब को इसलिए नहीं निकाला कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। मुझे तो ये समझा दे कि एक प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, उसको क्या पड़ी है कि वो एक अकामा रखे। एक प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक अकामे के साथ क्यों बैठा हुआ है, वजह क्या है? ये बताते खुद एक गलत बात है, इस पे ही इनको निकालना चाहिए था। वजह ये है लोगों को समझ आ जाए। कैन यू प्लीज अगर आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप उनके साथ प्रोग्राम करने मैं चला जाऊंगा। नहीं, हुमायूं साहब अपनी कंटिन्यू कीजिए बात। राजा साहब प्लीज जरा खाते जमा रखिए ताकि उनकी विजन आ जाए, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी हुमायूं साहब कंटिन्यू कीजिए। जवाब देता जाऊं ताकि इनकी तसल्ली हो जाए। नहीं, राजा साहब प्लीज, आप प्लीज उनका कमेंट आने दीजिए, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी हुमायूं साहब। देखिए मैं बदतमीजों के साथ नहीं बैठ सकता, आप उनके साथ प्रोग्राम करें। नहीं सर, मैं तो आपको पूरा मौका दे रही हूँ ना, आप बात करें। मैंने उनको बोला है कि आपका विजन आ जाए, फिर मैं उनकी तरफ जाऊंगी। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए सर। अच्छा, तो इनको इसलिए निकाला था कि ये बेईमानी करते थे, बेईमानी करते हैं। 45 साल से जिनको बगैर किसी पॉलिटिकल उसके लाया गया था। उस वक्त पाकिस्तान की हालत देखिए और 2018 से पहले पाकिस्तान की हालत देखिए, आपको पता चलेगा इस मुल्क को दबोया किसने। इनको निकाला इसलिए थे कि इनके पास आज भी एविडेंस नहीं है कि एवन कैसे इन्होंने खरीदा। अब दूसरी बात आ जाती है, मियां नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा एक फसाद है जिसमें ये बताया गया है कि जब ये थे हुकूमत में तो पाकिस्तान तरक्की करता। 2016 में जब मियां नवाज शरीफ का साथ को निकाला था, उस वक्त पाकिस्तान के जो जीडीपी थी वो 4.4 या 4.5 थी। जब ये लोग आए थे तो वो 3.8 या 3.9 या 4 की करीब थी। जब इनको निकाल दिया इस मुल्क से, जब ये चीखते हुए जैसे मुझे क्यों निकाला,
उस निकालने के बाद पाकिस्तान का जीडीपी 5.98 या 5.97 या 5.95 तक गया था। इनको निकालने के बाद मुल्क तरक्की किया है। अब उसके बाद आगे की दास्तान सुने। जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ आई, हमने अपना रुख बदला, हम थोड़ा सा नीचे गए, हम 0.18 पे चले गए, लेकिन उसके अगले साल हम 3.5 पे आए, उसके अगले साल 5.98 पर आए, उसके अगले साल 6.2 पे आए। ठीक। उसके बाद ये जो मनहूस हुकूमतें इकट्ठी आ गई जिन्होंने उस मुल्क को तबाह किया है, वो दिन आज का दिन है। 4 साल में ये पाकिस्तान की मईशत के बदतरीन साल है। इसमें सबसे ज्यादा गुर्बत आई है, इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए, इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान से वो बाहर चले गए, इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जॉबलेसनेस आई है, इसमें सबसे ज्यादा ये जिसको कहते हैं ना कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट ना करे। देखिए, ये लोग बड़े प्रोजेक्ट इसलिए करते कि उसमें ये हाथ मारते हैं। हम लोगों ने क्या बड़ा प्रोजेक्ट किया था? हम लोगों ने गरीब आवाम जो कि दिहाड़ीदार तबका है, उनके रात के रहने की जगह बनाई। हमने जो दिहाड़ीदार तबका था जो कि बड़ी मुश्किल से अपने आप को करते हैं, उनके खाने का सबब बनाया। हमने वो आवाम जो एक डॉक्टर के पास या एक सर्जरी के बाद या हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम होती है, हमने उनको हेल्थ कार्ड दिया, हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जिसको सेफ्टी नेट कहते हैं। पढ़े लिखे लोग जो इकोनॉमिक हुमायूं मेमन साहब, क़तई कलामी की माज़रत, आप जो अभी गुफ्तगू कर रहे हैं सारी चीज़ें आपने बताई हैं, लेकिन सर माज़रत के साथ अवाम जो है ना, चाहे वो आपका दौर था, चाहे इस वक्त PMLN की गवर्नमेंट है, सर आप लोगों के दरमियान सिर्फ नूरा कश्ती हमने देखी है, क्योंकि आपके दौर में जाहिर सी बात है इनके ऊपर केसेस बनते रहे, और उस वक्त ये लगा कि जो एक इम्प्रेशन आ रहा था वो यही आ रहा था कि इक़्तिदार में आने के बाद सबसे अव्वलीन मकसद ही यही है कि उनके अगेंस्ट जो है वो मुकदमात बनाए जाएं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और जब अब PMLN आई है तो वो भी यही रविश उन्होंने अपनाए हुए, जबकि कल राना सनाउल्लाह ने, सर मुझे कंप्लीट करने दें, राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारी तरजीहात कुछ और हैं। तो सर आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, और PMLN की भी नुमाइंदगी हो रही है, राजा अंसारी साहब, आप दोनों मेहमानों से जानना चाहूँगी कि आप लोगों की तरजीहात हैं क्या? अवाम तरजीहात कभी आपकी मंशूर में रही हैं? जी बिल्कुल, आपने देखा कि जहाँ जब मोटरवेज बने अवामी तरजीहात, जब बिजली घर बने अवामी तरजीहात, इस मुल्क में लोड शेडिंग का एक ना खत्म होने वाला होता था, लोड शेडिंग का खात्मा किया अवामी तरजीहात। इस मुल्क कहाँ लोड शेडिंग का खात्मा हुआ है सर? मैं बताऊंगा। नहीं, हम जब मियां नवाज शरीफ 2013 में वजीर आजम बने, 14,000 मेगावाट सिस्टम में था, 18,000 की गुंजाइश थी, 24,000 मेगावाट बिजली को हमने कैपेसिटी मेजर करके वहां पे बनाया और 24,000 मेगावाट सिस्टम के अंदर छोड़ के गए। तो मुस्तकबिल का सोचते रहे, विजन दिया कौम को। अब ये जो बात बता रहे थे जनाब कि नवाज शरीफ साहब को इसलिए निकाला बेटे तनख्वाह ना लेने पर कि उन्होंने अकामा क्यों रखा हुआ था, तो उनके गोश गुजार करता चलूं, अवाम भी सुन ले कि मियां नवाज शरीफ जब एग्जाइल थे, लंदन में थे, तो पाकिस्तानी हुकूमत परवेज मुशर्रफ के दौर में उन्हें वीजा, उनका पासपोर्ट जो है वो एक्सटेंड नहीं करते थे, रिन्यू नहीं करते थे। वीजा देने के लिए उन्हें वापस वीजा लंदन का लेने के लिए उन्हें दुबई आना पड़ता था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ डुअल नेशनलिटी नहीं ले सकते थे, उनको ये कबूल नहीं था कि डुअल नेशनल बने। और फिर नवाज शरीफ का ससुराल जो है वो पाकिस्तानी है, वो कोई गोल्ड स्मिथ वाले नहीं थे कि वो लंदन में आजादी से रह सकें। जब लंदन में वो वीजा पे रहते थे और वीजा जब खत्म होता था उन्हें वीजा लेने के लिए दुबई आना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने वहां पे अकामा लिया हुआ था। लेकिन राजा अंसारी साहब, ठीक है, आपने अब ये मेगा प्रोजेक्ट की बात की सर, आम आदमी जो है ना, महंगाई है, बेरोजगारी है और बुनियादी सहूलियात की कमी से बड़ा परेशान है। तो सर आपके नजदीक हुकूमत की जो तरजीहात में अमली इक़दाम कहाँ हैं? अवाम ये पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अब देखें, मैं इस तमाम सवाल का जवाब जो हमने माजी में सुनते रहे कि हम क्या करें, हमसे पहले की हुकूमत, मैं उस तरह नहीं जाऊंगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस हालत में PTI ने हमें मुल्क दिया, और उस वक्त जो मुआशी इंडिकेटर्स थे, आज वो तमाम मुआशी इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आज मुल्क में आने वाली इन्वेस्टमेंट नजर आ रही हैं, लेकिन उसका समरात जो है वो आपको वक्त से मिलेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे
कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह इंटरनेशनली जो फतूहात ली हैं, आज पाकिस्तान मरकज निगाह है पूरी दुनिया में। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हमसे दिफाई मुआहदे एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ मुआशी मुआहदे भी कर रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं। हमारा स्टील मिल साहब जो है वो रशिया के साथ MOU साइन हुआ है। हमारे कारखाने अब चलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि महंगाई जो इतनी रफ्तार से बढ़ रही थी उसकी बढ़ती हुई रफ्तार कम हुई है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि जो मुआशी पॉलिसीज है हमारी, उसके समरात डायरेक्टली अवाम तक आने के दिन अब आ चुके हैं। तभी तो चीखें निकल रही हैं, तभी तो ये जो अफरा तफरी इस वक्त आप देख रही हैं, ये जो धरने आप देख रहे हैं, ये जो उनकी आप बेचैनी देख रही हैं, वो यही है कि इन्हें भी पता चल गया है कि अब वक्त आ गया है कि शहबाज शरीफ साहब की जो मुआशी पॉलिसीज हैं उसके समरात डायरेक्टली अवाम को रिलीफ देने की सूरत में सामने आएंगे और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो तभी तो इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। अच्छा हुमायूं साहब, राना सल्लाह उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ और इस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने नाम लिया कल अपने बयान में। सर, आपके नज़दीक फ़ौज और सियासी क़यादत के जो ताल्लुकात हैं वो आपको क्या लगता है किस हद तक मुल्क के मफाद में हैं? और बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं उस वक्त के आप लोगों की जो आपस की जो आप लोगों की एक कनेक्शन था उसके बड़े काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं, तो इसको किस तरीके से आप लोग जस्टिफाई करेंगे? देखिए, इस तरह है कि अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक साहब को कोई लेकर आया है तो ये जरा एक खत लिख देना, इनके मातहत ही है ना वो इदारा, उनको लिख दे कि आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको पॉलिटिकल उसमें बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। ये खत लिख दे। अगर इनमें ये है, अभी इन्होंने कहा था कि हमें ये कट्टा और मुर्गी और वो कट्टा, आपको पता है इस साल जो सबसे बड़ी इन लोगों ने जो ग्रोथ दिखाई है वो लाइव स्टॉक पे दिखाई है। वही कट्टा, वही मुर्गी, वही बैल, वही सारी चीजें, उसमें तो इन्होंने सबसे ज्यादा दिखाई है अपनी ग्रोथ। तो अगर ये इमरान खान उस वक्त इनको न करता, लोगों को ना कहता, तो लाइव स्टॉक कभी इतना ज्यादा ना होता। ये होता है जो विजन होता है ना, वो आगे की सोचता है। ये लोग जो है ना, ये व्यापारी लोग हैं। अच्छा, ये कहते हैं, अभी कह रहे थे, साहब कह रहे थे कि उनको इधर उधर जाने के लिए एक वीजे के लिए वो चाहिए था। भाई मेरे, जब उनको निकाला गया था ना, वो 2016 थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो 2013 था। ठीक, 2013 से 2016 तक 3 साल तक उस वक्त तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उस वक्त मुशर्रफ भी नहीं था। फिर क्या मसला था? तो झूठ बोलना जरा छोड़ दे खुदा के लिए, इस मुल्क के साथ रहम करें, इस मुल्क को तबाह किए। जब आप लोग आए थे और भैया 99 की बात हो रही है, 2016 की बात नहीं हो रही। Can you please keep quiet? Let him complete, राजन सारी साहब, let him complete. झूठ बोल रहे हैं, आपको तारीख का पता नहीं है इसलिए दुरुस्त कर रहा हूँ। अच्छा, let him complete, फिर आप उसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। Let him complete first. मुझे मैं अगर गलत बयानी भी कर रहा हूँ ना, मुझे बोल लेने दे। ठीक, जी मेहरबानी करें। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। आप लोगों ने इस 40 साल में इस मुल्क के साथ किया। जब ये लोग आए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन सबसे आगे था। 2018 में पाकिस्तान इन सबसे पीछे रह गया था। अच्छा, इन लोगों ने क्या कि एक मिनट इन लोगों ने कहा कि हम पावर प्लांट्स लेकर आए, पावर लेकर आए। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो आपका है गर्दिशी कर्जा। वो 2015 में इन लोगों ने 15-16 में इन लोगों ने अपनी पॉलिसीज लेकर आए, अपने इन मनमानी लोगों के साथ इन्होंने डील किए, आरटीटीज लगाए, उसके से लेके अब तक पाकिस्तान में कभी भी पाकिस्तान अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सका गर्दिशी कर्ज की वजह से। आज पहले 6 महीनों में पाकिस्तान तकरीबन 750 अरब रुपए का, 750 अरब रुपए का, तकरीबन 1 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा चढ़ गया। थैंक यू नवाज शरीफ, थैंक यू शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ वो शख्स है जिसने कहा कि अच्छा हुमायूं मेमन साहब, इसकी डिटेल में हम किसी और वक्त चल जाएंगे क्योंकि आप लोग का सेगमेंट का टाइम पर खत्म हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उस पर मुझे बात करनी है। तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जो बानी पीटीआई हैं वो बड़े वीआईपी कैदी हैं। तो सर, वीआईपी कैदी के मामले पर जो तनकीद हो रही है, आपके नज़दीक इंसाफ है या सियासी कशमकश है, और अवाम के एतमाद पर इसका क्या असर पड़ रहा है? सर, क्योंकि उन्होंने तो पूरी डिटेल बता दी कि उनके पास जो एक बैरक है उसके 6 कमरे हैं
उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं। बानी पीटीआई को जो है टीवी भी मिला हुआ है, अखबार की सहूलत भी मौजूद है और हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की भी इजाज़त है। इसके अलावा देसी मुर्गी, मछली मंगवाई जाती है। सर तो और क्या चाह रहे हैं आप लोग? जबकि बानी पीटीआई ने तो अमेरिका में उन्होंने कहा था कि अभी मैं पाकिस्तान वापस जाके वहां से एसी भी निकलवाता हूं ताकि जेल और आम जिंदगी में फर्क तो पता चले। तो सर अब आप लोग बिलबिला रहे इतनी ज्यादा सहूलियात मिलने के बावजूद भी। सुन जी मुझे एक बात बताए, जी। आज तक किसी ने इमरान खान के, अच्छा एक बात तो मैं सलाल चौधरी से एग्री करता हूँ, ठीक है ना, वो ये है मैं समझ गई। साहब ने कहा था ना, या तारा साहब ने कहा ये बाकी वीआईपी कहती है, बल्कि वेरी वेरी वीआईपी कहती है। सर फिर भी आप लोग शोर मचा रहे हैं। बादशाह सिफत ये नहीं, अब सुन लेना, हम शोर किस चीज का मचा रहे हैं? हम इस चीज का तो मचा ही नहीं रहे कि आप हमें कुछ दे ना दे, इनकी क्या हैसियत के लिए हमें कुछ देंगे? ये तो दरबारी लोग हैं, ये क्या दे सकते हैं किसी को? नहीं सर, जेल की सहूलियात के ऊपर तो आप लोगों ने वावेला तो मचाया ना, रौला तो डाला आप लोगों ने। आप लोगों ने कहा ना कि उनको किसी चीज की सहूलियत है, बुशरा बीबी को भी मिलने की इजाजत है। थोड़ी देर खामोश रहे और मेरी सुन ले। ठीक, हमने जो वावेला मचाया है, हमने उनके हक का मचाया कि उनको मुलाकात के हक होना चाहिए। हमने ये तो नहीं कहा कि एसी उतार दो या ना उतारो, हमने ये तो नहीं कहा खाना दे दो या ना दे दो। वो दरवेश सिर्फ आदमी बादशाह की तरह है, वो कुछ भी खा लेते, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेमन साहब जो जेल इंतजामिया है, नहीं जो जेल इंतजामिया है, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकातें जेल मैनुअल के मुताबिक कराई जाती हैं। अडियाला जेल की हुदूद में आने वाले हर शख्स की मुलाकात कराई जाती है, जेल से बाहर की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। झूठ बोलते जेल के अंदर इन्होंने पिछले, मैं आपको बताता हूँ, 1 साल से किसी भी पॉलिटिकल पीटीआई के पॉलिटिकल लीडरशिप को मुलाकात नहीं होने दी है। ठीक है, अच्छा 4 हफ्ते हो गए, ठीक है, किसी भी फैमिली को मिलने नहीं किया। अच्छा राजन अंसारी साहब, इस पर आप कमेंट कर दीजिए काइंडली। 9 महीने हो गए हाँ। इनको उनके डॉक्टर से मिलने की इजाजत नहीं है। झूठ बोलते हैं, ये झूठ तो पैदा हुए, झूठ तो रहे हैं, और ये झूठ की वजह से राजन अंसारी साहब, ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। हुमायूं मेमन साहब, पॉइंट टेकन। बीमारी की जड़ है और ये हर बीमारी की जड़ है। ठीक है, राजन अंसारी साहब शॉर्टली बता दीजिए कि वो ये कह रहे हैं, सोहेल आफरीदी साहब जो कि केपीके के वज़ीर आला हैं, वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर से मुलाकात नहीं की करने दिया जा रहा है। सर क्या वजह है? करने दे दें उनको मुलाकात। सर मसला ये है कि लॉजिकल बात करो तो ये कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, सच सिर्फ ये लोग बोलते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये लोग सच बोलते हैं, बाकी सारा पाकिस्तान झूठ बोलता है। इसलिए अब इनके क्या दलील का जवाब दें। लेकिन मैं क्योंकि वकील भी हूँ, आई एम एन एडवोकेट, मुझे पता है कि इमरान खान साहब इस वक्त सजाई याफ्ता मुजरिम है और वो एक तो जुडिशल कस्टडी में, गवर्नमेंट कस्टडी में नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि इन्होंने खुद एक फैसला लिया अपने पसंदीदा चीफ जस्टिस से कि अगर कोई शख्स नाअहल हो, सजाई याफ्ता हो, तो उसको उसके साथ कोई भी सियासी रहनुमा नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो सब पर बाइंडिंग है। तो उस वक्त टीवी पे बैठ के खान साहब कहते थे देखें कैसे मिल सकता है कोई नाअहल शख्स किसी भी वजीर आला से। तो हम खान साहब की बात मान लेते हैं, और चूंकि खान साहब ने कहा था कि किसी सजा याफ्ता शख्स से किसी सूबे का वजीर आला नहीं मिल सकता, तो इसलिए वो नहीं मिल सकते। दूसरी बात, वो जुडिशल कस्टडी में अदलिया से राब्ता करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। राजन अंसारी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, हुमायूं मेमन साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने सेगमेंट के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।